तो दोस्तों, एक तरफ दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हाथ मिला रहे थे, तो दूसरी तरफ मोदी और शाह का एनडीए का कुनबा बिहार में टूट रहा था, बिखर रहा था। मोदी और शाह के लिए बिहार से एक नहीं, दो नहीं, तीन बुरी खबरें सामने आ रही थी। मगर सवाल यह कि क्या बिहार की बाजी अब पूरी तरह से पलट चुकी है, और क्या वाकई में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों मिलकर मोदी और शाह की नींद उड़ाने वाले हैं? लेकिन वो सीक्रेट प्लान है क्या बिहार का, इन दोनों की जोड़ी का? ऐसा क्या हुआ दिल्ली में बंद कमरे में राहुल और तेजस्वी के बीच, जिसकी गूंज मोदी और शाह को बेचैन कर सकती है? क्योंकि जिन सहयोगियों को 2014 से 24 तक, क्योंकि 24 के बाद अंकगणित बदला, 24 तक तो इन्हीं सहयोगियों को बीजेपी ने कभी पूछा नहीं था, जो एनडीए के सहयोगी थे। अब वही सहयोगी मौका आने पर आंखें दिखा रहे हैं, बल्कि ऐलान कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, बीजेपी और नीतीश को धोखेबाज तक बता रहे हैं। बिहार की सियासत पर्दे के पीछे बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है दोस्तों। इस खबर को ध्यान से देखिएगा, समझ जाएंगे कि खेल चल क्या रहा है। क्योंकि कुनबा एनडीए का बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ी फूट होती है, एक नहीं, दो नहीं, आप तीन कहिए, क्योंकि मैंने कहा तीन बुरी खबरें हैं एनडीए के लिए या मोदी और अमित शाह के लिए। वो खबरें हैं क्या, अब उस पर आते हैं। आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया कि हम एनडीए का हिस्सा नहीं है, हम एनडीए को छोड़ रहे हैं। कौन कर रहा है यह ऐलान? पशुपति पारस। पशुपति पारस कौन? चिराग पासवान के चाचा। पशुपति पारस कौन? रामविलास पासवान के भाई। मैं इस खबर पर आऊं, मगर उससे पहले एक बार फिर से उन तस्वीरों पर लौटना चाहूंगा दोस्तों, जो दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। खड़गे भी थे बैठक में। बहुत जबरदस्त बताया जा रहा है कि माहौल में यह बैठक हुई। टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई, और बिहार के अंदर कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इस पर ना सिर्फ बात हुई, बल्कि यह तय हुआ कि 17 अप्रैल को पटना में एक और बैठक होगी, यानी कि कुछ ही घंटों के बाद। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में एक बड़ी टूट हुई। मगर पहले सुनिए कि दिल्ली में जो बैठक हुई इन्हीं नेताओं की, उसके बाद क्या कुछ बयान निकल कर आए, और फिर आते हैं अमित शाह और मोदी के लिए बिहार से आई वो तीन बुरी खबरों का जिक्र करेंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए क्या कुछ कहना है इस बैठक के बाद नेताओं का। सुनिए जरा। आज की बैठक शुरुआत थी, अगर सारी चीजें आज ही हो पाती तो हम आपको जरूर बताते। 17 को पटना में दूसरी मीटिंग है। आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे, और कई विषयों पर चर्चा हुई, और उस सारे विषयों पर हम लोग आगे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ेंगे। यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन आगे की तैयारी कर रहा है, इंडिया गठबंधन में अब टिकट बंटवारे तक पे बात हो रही है, और दूसरी तरफ एनडीए के खेमे में पार्टियां टूट रही हैं। नेता इस्तीफे पर इस्तीफे दे रहे हैं, जैसे जेडीयू में चल रहा है वक्फ एक्ट के बाद से। पहले दो किरदारों का जिक्र कर लेते हैं। दो किरदार, सबसे पहले पशुपति पारस, जिसका जिक्र मैंने किया, और दूसरे किरदार है जितिन राम मांझी। जितिन राम मांझी जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, वही इशारों में बीजेपी से कह रहे हैं कि इन्होंने धोखा दिया। और दूसरी तरफ पशुपति पारस जो आधिकारिक तौर पर बकायदा मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि अब हमारा एनडीए से कोई वास्ता नहीं, मोदी जी के साथ यानी कोई वास्ता नहीं रहा। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ऐसे वक्त में साथ छोड़ रहे हैं, जिस वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत बिहार में इस गठबंधन में पशुपति पारस की हो सकती थी। वही पशुपति पारस जिनके भाई रामविलास पासवान, कभी मौसम वैज्ञानिक के रूप में उन्हें जाना जाता था, सियासी मौसम वैज्ञानिक, और उन्हीं के भाई हैं पशुपति पारस। तो यानी वो जान गए कि अब एनडीए के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो औपचारिक ऐलान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, जो समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि आधिकारिक तौर पर वो जो बयान दे रहे हैं, उससे तो साफ तौर पर लगता है कि उनके साथ खेल होने वाला था, जिसकी उनको खबर लग गई थी। उस खेल पर भी आए, लेकिन राजनीति के लिहाज से आप ये समझ लीजिए कि पशुपति पारस का मतलब क्या है, और फिर उसके बाद उस बयान पर भी आऊंगा। पशुपति पारस जो है वो सियासत के लिहाज से उनकी जबरदस्त कीमत है,
पारस की कीमत होती है। और वो कीमत क्या है वो समझिए, क्योंकि पारस अगर किसी को छू ले तो वो सोना बन जाता है। और पशुपति पारस का सियासी कद इसलिए है बहुत हद तक क्योंकि पशुपति पारस के साथ या उसी समुदाय का 5% के आसपास वोट का शेयर है। इस वोट का शेयर का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पासवान का जो वोट है वो हार और जीत तय कर सकता है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान जो पिछले चुनाव में इसी गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़े थे, याद होगा आपको, पशुपति पारस बीजेपी के साथ थे। और चिराग पासवान जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट उतारे थे, नीतीश कुमार को महज 43 सीटों पर समेट लिया गया था। उसमें चिराग पासवान की एक बहुत बड़ी भूमिका थी, यानी पासवान वोट। तो क्या पशुपति पारस से इंडिया गठबंधन वही काम करवाएगा जो काम पहले चिराग पासवान से एनडीए ने करवाया? याद कीजिए दोस्तों, हाल ही में एक इफ्तार पार्टी हुई, लालू प्रसाद यादव उस इफ्तार पार्टी में थे और दूसरी तरफ एक बड़ा सोफा लगाया गया था और वो सोफा किसी और का नहीं, पशुपति पारस का था। और हो सकता है कि इन्हीं तस्वीरों के सामने आने के बाद मोदी और शाह उनसे नाराज भी हुए हों। अब ये खबरें उड़ रही हैं कि जो मैंने आपको कहा कि दिल्ली में जो बैठक हुई तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की, उसमें यह भी तय किया गया, जो खबरें छन के आ रही हैं, कि इंडिया गठबंधन में पशुपति पारस को साथ लिया जा सकता है। और अगर वो साथ नहीं आते हैं तो बाहर रहकर अंदर से उनको सियासी ताकत दी जाए। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी चाचा और भतीजे दोनों का रिमोट अपने हाथ में रखना चाह रही थी, कभी चाचे को भतीजे के खिलाफ, कभी भतीजे को चाचे के खिलाफ। और यानी दोनों का रिमोट कंट्रोल एक होता है ना कि दोनों एक दूसरे जेब में और एक दूसरे जेब में, जब जैसी जरूरत हो जिस नेता की, उसे जेब से बाहर निकाल के प्रमोट कर दिया। और पशुपति पारस लग रहा है इस बात को समझ गए, तभी वो मोदी और अमित शाह की ख्वाहिशें जो थी कि पशुपति पारस को राज्यपाल बना दिया जाए। आपको याद होगा वो अखबार की सुर्खियां, पिछले साल की बात है जब ये खबर उड़ी थी कि पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने की तैयारी हो रही है। यानी पशुपति पारस समझ गए कि बीजेपी चुनाव के बाद, बिहार चुनाव के बाद, उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकेंगे। इसीलिए वक्त रहते उन्होंने कहा कि ना बाबा ना, अब एनडीए के साथ नहीं। अब भतीजे चिराग को कंट्रोल करने के लिए चाचा को साइडलाइन तक कर दिया गया। यह बीजेपी की राजनीति है, एक नेता एक जेब में, दूसरा नेता दूसरे जेब में। मगर पशुपति पारस लग रहा है भाग गए, खेला होने से पहले उन्होंने खेल कर दिया, इसलिए ऐलान कर दिया कि अब हम साथ साथ नहीं हैं। सुनिए पशुपति पारस का बयान। मैं से घोषणा करता हूं कि 2014 से लेके और आज तक मैं एनडीए के गठबंधन का सहयोगी दल था, लेकिन आज इस मंच से मैं घोषणा करता हूं अफगानिस्तान नहीं रहेगा। अब देखिए और समझिए इस बात को कि इंडिया गठबंधन लालू प्रसाद यादव पशुपति पारस को सीधी एंट्री करवाएंगे या फिर पिछली बार की तरह चिराग पासवान ने जो काम किया था बीजेपी के लिए, चिराग पासवान के बदले उनके चाचा पशुपति पारस यही खेल बीजेपी के साथ करेंगे या जेडीयू के साथ। यह जाति समुदाय का जो वोट बैंक है खास तौर पर अपने हाथ में रखना चाहता है हर राजनीतिक दल। क्या उसी तरीके का खेल होगा जैसे पहले हुआ? क्योंकि अगर पशुपति पारस महागठबंधन में चले जाते हैं तो 5% वोट बैंक का जिक्र किया मैंने, 5% वोट बैंक, और ऐसे में वो चिराग पासवान के साथ रहता है या फिर पशुपति पारस के साथ। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं चिराग पासवान के लिए दिक्कत है? क्योंकि वक्फ एक्ट जब से आया है तब से चिराग पासवान जानते हैं कि उन्हें मोदी से सियासी दोस्ती अब महंगी पड़ने वाली है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हाजीपुर, जुमई, समस्तीपुर, वैशाली ये वो जगहें हैं जहां पर वोट बैंक सीधे तौर पर पशुपति पारस के पाले में भी आ सकता है। चिराग की सियासत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कितना नुकसान होता है यह तो मालूम नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि नुकसान पक्का होगा। अब दूसरी बड़ी खबर, जितिन राम मांझी मोर्चा खोल चुके हैं। हम पार्टी के कर्ता धर्ता सीना ठोक कर कह रहे हैं कि 40 सीटें, उससे कम पर समझौता नहीं। चिराग पासवान 60 सीटें मांग रहे हैं
तो यानी दोनों का मिला लूं अंकगणित तो 100 सीटें हो जाती है। मतलब साफ है कि जिस वक्त राहुल गांधी की एंट्री होती है, तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात होती है, दिल्ली में दोनों मिलते हैं, तय होता है, एक अलग जोश दिखाई दे रहा है, हाथ मिला रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा, पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। और दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार को अगर साथ रखते हैं तो चिराग का क्या करेंगे, चिराग को साथ में रखते हैं तो नीतीश कुमार को कितना देंगे। पिछली बार नीतीश कुमार के साथ में जो चिराग पासवान ने किया, इस बार कहीं ऐसा ना हो कि डमी कैंडिडेट कोई और उतार दे और उसका नुकसान किसके खिलाफ हो, किसके खिलाफ उतारेगा यह अभी साफ नहीं है, लेकिन डमी कैंडिडेट उतरेंगे जरूर और इसका अपना एक अंकगणित होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि बीजेपी अब कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी, क्योंकि मैंने तीसरे झटके का जिक्र किया था, यहां तो दो हुए, एक पशुपति पारस और दूसरा जितिन राम मांझी, तीसरा फिर कौन, उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा भी क्या बीजेपी के साथ में कोई खेल कर सकते हैं, अगला नंबर उनका हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न है। और ये सारे सवाल अभी भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन अगर बिहार की सियासत को लेकर अब कोई आपसे ये पूछे कि बिहार में काबा, तो बोल दीजिएगा बिहार में सियासी बवाल बा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।